जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम 12वीं क्लास के भूगोल के अध्याय 4 प्राथमिक व्यवसाय को विस्तार से जानेंगे, समझेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्यवसाय के बारे में जानते हैं। व्यवसाय का अर्थ है आर्थिक गतिविधि, और आर्थिक गतिविधि का मतलब है ऐसी कोई भी क्रिया जिससे हमें आय की प्राप्ति हो। आर्थिक गतिविधि जिससे हमें आय की प्राप्ति हो। आय प्राप्त हो इसे क्या कहेंगे? आर्थिक गतिविधि। मतलब सीधा सा है, कोई भी हम काम करेंगे और उसके बदले में हमें क्या मिलना चाहिए? आय मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, इनकम मिलनी चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे हम? आर्थिक गतिविधि। अब ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जियोग्राफी के अंदर ये 4 प्रकारों में बांटी जाती है। पहली प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक, तीसरी हो जाएगी तृतीयक, और चतुर्थक। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 4 प्रकार की क्रियाएं हमारे सामने आती है। हम इन सभी क्रियाकलापों को विस्तार से समझेंगे, लेकिन अलग अलग चैप्टर वाइज। हम इस चैप्टर में प्राथमिक व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए प्राथमिक व्यवसाय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्राथमिक व्यवसाय के बारे में शुरू करते हैं हम। क्या होता है प्राथमिक व्यवसाय? हेडिंग लगा देते हैं हमारी, प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक गतिविधि या क्रियाकलाप कहे, चाहे गतिविधि कहे, चाहे व्यवसाय कहे, एक ही बात है दोस्तों। ये दोस्तों प्राथमिक गतिविधि का मतलब है, ये उस टाइम की गतिविधि है जब मानव प्रकृति पर निर्भर था। जो मानव प्रकृति पर निर्भर था, तो उस समय में मानव सभी प्रकार की क्रिया किसके साथ करता था? प्रकृति के साथ। कौन कौन सी क्रिया थी उसको जानेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मानव प्रकृति पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं कि ये सारे संसाधन हमको कहाँ मिलते हैं? प्रकृति से। संसाधन क्या होता है? प्रकृति। कौन कौन सी प्रमुख क्रिया उनको समझते हैं? प्रमुख क्रियाएं हैं आखेट, कृषि, सॉरी आखेट के साथ हम खाद्य संग्रहण को लिख देंगे, देन पशुचारण, कृषि, और दोस्तों एंड में हो जाएगा खनन। ये सभी प्रकार की क्रिया हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगी? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। अब हम इन सभी को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। चलिए देखते हैं हम कि आखेट, खाद्य संग्रहण, कृषि, पशुचारण इत्यादि क्या क्या होते हैं। दोस्तों, आपको कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी, और रटना भी नहीं है। आप चीजों को समझते हुए चलिए। अगर आप चीजों को एक बार समझ लेंगे तो आप आसानी से लिख पाओगे। सबसे पहले हो जाएगा हमारा आखेट, और आखेट के साथ ही लिख देते हैं हम खाद्य संग्रह। ये दोस्तों आदिम कालीन मानव की क्रियाएं थी। तो इसके बारे में लिखते हैं कि आदिम मानव की क्रिया और सबसे बड़ी विशेषता कि ये जीवन निर्वाह की क्रिया थी। अब दोस्तों, हमने दो बात सीखी कि एक तो ये आदिम मानव की क्रिया थी, दूसरी ये जीवन निर्वाह की क्रिया थी। अब इनके बारे में जानते हैं कि आखेट क्या होता है। अगर आखेट के बारे में जाने, आखेट से मतलब है कि जीवों का शिकार करना। जीवों का क्या करना? शिकार। किस लिए?
खाद्य सामग्री के लिए, चमड़े के लिए आदि बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है आखिर। अब ये कौन से क्षेत्रों में होता है, क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसके दो क्षेत्र हो जाएंगे पृथ्वी पर मोटे तौर पे। एक तो अति शीत प्लस अति उष्ण। आप एक बार स्वयं से विचार कीजिए कि हम आखिर कब करेंगे, जीवों का शिकार कब करेंगे, जब हमारे पास में साग सब्जियां नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, शिकार। ये शिकार कौन सी जगह पर होंगे, या हमें पेड़ पौधे कहाँ नहीं मिलेंगे, जहाँ पर अति शीत है, बहुत ज्यादा ठंड है, या बहुत ज्यादा गर्मी है, मरुस्थलीय इलाका है, वहां पे पेड़ पौधों की कमी है, हरियाली की कमी है, खाद्य संग्रहण नहीं हो सकते, तो हमारे पास में दूसरा उपाय क्या बच सकता है, आखिर। तो वहां पे क्या होगा, आखिर। आधुनिक समय में अगर हम बात करें, आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर आखिर हुआ, जब बड़े पैमाने पर आखिर हुआ तो इससे क्या मिला हमें कि बहुत सारी जीवों की प्रजातियां लुप्त होने लगी। तो इसका एक नुकसान भी हमारे सामने आया कि जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई, जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई। दोस्तों यही नहीं, भारत ने तो आजादी के बाद से जीवों के आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध ही लगा दिया है कि आप किसी भी कंडीशन में जीवों का शिकार कर ही नहीं सकते, चाहे किसी भी कंडीशन में। आपको प्रश्न पूछ भी सकता है कि भारत में जीवों के आखेट पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, तो सीधा सा मतलब आप लिख सकते हो कि जब बड़े पैमाने पर आखेट होने लगा तो क्या होने लगा, प्रजातियां लुप्त होने लगी। जब प्रजातियां लुप्त हो जाएगी तो जो प्रोडक्शन साइकिल होता है वो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अब ये शिकार किस किस से होता था, तो उनके बारे में समझते हैं। शिकार के हथियार कौन कौन से थे, तो हथियार कौन से होंगे, आदिम मानव के लकड़ी है, पत्थर है, भाला है, तीर है, इस प्रकार से ये हमारे क्या थे, हथियार। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा क्या था, आखिर। तो यहाँ पे आखिर पूरा होता है। अब हम खाद्य संग्रहण के बारे में समझते हैं। तो चलिए हम दोस्तों आज खाद्य संग्रहण के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों खाद्य संग्रहण के बारे में समझते हैं। इसकी भी वही स्थिति रहेगी, कहां पर होगा, जहां पर अब इसमें कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी, हमारे पास में हरियाली तो रहेगी लेकिन एक कठोर जलवायु प्रदेश होंगे। कठोर जलवायु प्रदेश कौन से, समझेंगे उनके बारे में। इनका क्षेत्र कौन सा होगा, कठोर जलवायु, अति शीत और अति उष्ण, वही कठोर जलवायु क्षेत्र, जहाँ पर इंसान आसानी से कृषि नहीं कर सकता, इंसान आसानी से रह नहीं सकता, तो वहां पर उसके पास में क्या उपाय बचता है, खाद्य संग्रहण। इसके अंतर्गत क्या करेगा, खाद्य संग्रहण के लिए क्या क्या इकट्ठा करेगा, एक तो खाद्य वस्तु व वस्त्र आदि के लिए खाद्य संग्रहण करेगा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक तो खाद्य वस्तु के लिए और दूसरी वस्त्र के लिए। वो कैसे मिलेगा हमको, पेड़ों की चाल है, पशुओं का चमड़ा है इत्यादि, हमसे क्या मिल जाएगा, हमें वस्त्र आदि। अब हम समझते हैं कि प्रमुख विशेषता क्या है इसकी। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसके अंदर एक तो निम्न ज्ञान चाहिए और निम्न पूंजी। समझते हैं इसको, निम्न ज्ञान क्या, हमें ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, हमें सीधा जंगल में जाना है, जो भी चीज मिली उसको इकट्ठा करना है, इसमें भी ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। निम्न पूंजी, पैसा तो लगाने के सवाल ही नहीं उठता, सारा कहां से मिल रहा है, प्रकृति से, अपनी ओर से तो कुछ डाल ही नहीं रहे, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ओके, तो ज्यादा प्रॉफिट का मतलब है कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है लेकिन जीवन निर्वाह हो रहा है, तो हमें निम्न पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अंदर भोजन अधिशेष नहीं होता, भोजन अधिशेष नहीं होता। क्यों अधिशेष नहीं होता, पहली बात तो वो बचाती नहीं है, क्यों, कल का भरोसा नहीं, क्यों, क्योंकि कठोर जलवायु क्षेत्र है, ज्यादा गर्मी है तो सुबह तक खाना सड़ जाएगा। ओके, तो वो ज्यादा भोजन को स्टोर करते ही नहीं है।
अधिशेष तो बचने का सवाल ही नहीं उठता, एक तो मिलता ही कम है। पूरा परिवार ढूंढता है तब जाके कहीं ना कहीं दो पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है। तो अधिशेष नहीं बचता और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम। कैसे? पूरा परिवार लगा हुआ है खाने की वस्तुओं के संग्रहण में, जंगल में घूम रहा है, शाम तक घुमा और उसको बहुत कम चीजें मिली खाने के लिए और उससे भी उसका पेट नहीं भर रहा है, और ये हर रोज का प्रोसेस है। तो ये क्या है? उत्पादन कम हो रहा है, आदमी ज्यादा है। अब समझते हैं आगे कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। किया तो प्रमुख दो क्षेत्र हमारे पास में आते निकल करके। दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र लिखते हैं इसके तो दो क्षेत्र है। एक तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, इस उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत दो है, उत्तरी कनाडा, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊपरी भाग, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिला के जो ऊपर वाला भाग है उसके बारे में बात हो रही है। और दक्षिणी चिली, उच्च अक्षांश क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर होता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, दूसरा है, ये पहला हो गया और ये दूसरा। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए, एक तो अमेजन के बेसिन जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, उच्च अक्षांश का मतलब है जो भूमध्य रेखा से जो ज्यादा दूर वाले हैं, जितने बड़े नंबर है उनके उसको क्या कहेंगे? उच्च अक्षांशीय। जितने कम नंबर है भूमध्य रेखा के पास वाले उनको क्या कहेंगे? निम्न अक्षांशीय। देखिए 60 के अंदर देखें तो जैसे कि अगर वर्ल्ड के मैप को हम खोलेंगे 60 के रूप में तो इस रूप में आएगा। अब बीच में हो जाएगा भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से ऊपर वाले या नीचे वाले जो दूर दूर है उनको क्या कहेंगे? उच्च अक्षांशीय। ये यहाँ पर है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, ये वाला क्षेत्र, फिर यूरेशिया, ये वाला क्षेत्र, फिर दक्षिणी चिली तो दक्षिणी अमेरिका का ये वाला क्षेत्र। फिर अगर दोस्तों बात की जाए निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अमेजन के बेसिन, तो अमेजन के बेसिन कुछ यहाँ पर है। फिर उत्तरी अफ्रीका ये वाला क्षेत्र, फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया तो ये वाला क्षेत्र, और फिर ऑस्ट्रेलिया तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ क्षेत्र हमारे पास में निकल करके आते हैं। इनको रेड कलर में बता देता हूं मैं कि जो अमेजन के बेसिन वाला है ना, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। तो इसमें एक तो ये वाला, ये हो गया, ये हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस प्रकार से ये कुछ हमारे खाद्य संग्रहण के क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में इसका व्यापारीकरण हो गया। व्यापारीकरण से क्या मतलब है, लिखते हैं इसके बारे में कि खाद्य संग्रहण जो है इसका आधुनिक समय में क्या हो गया है? व्यापारीकरण कैसे? आज आदिवासी लोग उन वस्तुओं को जंगल से इकट्ठा करते हैं, उनको बाजार में बेच रहे हैं, और उनको बेचना ही क्या है? व्यापारीकरण। क्या बेच रहे हैं? उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पास में आ जाता है कीमती पौधे। किन किन का व्यापार हो रहा है? कीमती पौधे, पत्तियां, तना, छाल, या आप लिख सकते हैं शहद। उदाहरण के लिए अगर देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे? कुनैन, ये किस लिए काम आता है? चमड़ा बनाने के लिए या चमड़ा तैयार करने के लिए। दूसरा हमारे पास में पत्तियां, तो पत्तियों से क्या बन रहा है? पेय पदार्थ, जैसे चाय पत्ती हो गई, दवाइयां हो गई। रेशों से क्या बन जा रहा है? कपड़े बन जा रहे हैं।
तने से क्या बन जा रहा है, रबर है, रबर के अलावा और हो जाएगा गोंद है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण है इसके। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर एक और उदाहरण दिया हुआ है खास तौर तरीके से, जो च्युइंगम होता है, च्युइंगम। तो च्युइंगम को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो च्युइंगम का जो रस है वो एक पेड़ से बनता है, उस पेड़ का नाम है जपोटा वृक्ष। तो इस जपोटा वृक्ष से निकलने वाला जो केमिकल है या जो रस है उसको कहते हैं चिकल। क्या कहते हैं दोस्तों, चिकल। उस चिकल से क्या बनाया जाता है, च्युइंगम। तो ये तो था नेचुरल च्युइंगम, लेकिन आजकल जो है वो सिंथेटिक बनाया जाता है कृत्रिम तरीके से, जो कि हमारे लिए खाना लाभदायक नहीं माना जाता। अब देखते हैं आगे कि विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का आजकल ज़्यादा महत्व नहीं है। क्यों नहीं है महत्व, उसके बारे में जानते हैं। आधुनिक समय में इसका महत्व कम हो गया। क्यों महत्व कम हो गया, क्योंकि हमारे पास में क्या आ गई, कृत्रिम वस्तुएं। क्योंकि कृत्रिम वस्तुएं बनाने शुरू कर दी हमने। वो कृत्रिम वस्तुओं की विशेषता क्या है, एक तो उसका दाम कम होता है, गुणवत्ता अच्छी होती है, और आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, उसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एक तो प्राकृतिक तरीके से है तो उसकी लिमिटेशन है कि जितना प्रकृति हमें प्रदान करेगी उतना ही हम निर्माण कर पाएंगे, लेकिन कृत्रिम वस्तुओं के लिए किसी भी प्रकार की लिमिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा खाद्य संग्रहण समाप्त होता है। आगे हम दूसरी क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है पशुचारण। पशुचारण के बारे में बात करें तो दोस्तों पशुचारण क्या होता है कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में, विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वहां के निवासी वहां के जीवों को पालतू बनाते हैं। मतलब अगर वो मरुस्थल में रह रहा है तो उन्हीं जीवों को पालतू बनाएगा जो मरुस्थल में है। अगर वो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहा है तो उन्हीं जीवों को पालतू बनाएगा जो उस पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, बाहर से नहीं लाएगा। दूसरा, इसके कुछ प्रकार है हमारे पास में। पशुचारण के दो प्रकार निकल के आते हैं, एक तो चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुचारण। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही ईजी है ये कि चलवासी पशुचारण क्या होता है और वाणिज्य पशुचारण क्या होता है। इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो चलवासी पशुचारण है, लिखते इधर देखिए, अगर हम चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़े तो चलवासी पशुचारण का मतलब है इसमें पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं अपने पशुओं के साथ, किस लिए, खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में। तो उसी को क्या कहते हैं, चलवासी पशुचारण। इसमें हमें ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि पहली विशेषता तो इसकी यह है कि ये प्राचीन व जीवन निर्वाह पशु व्यवसाय है, जीवन निर्वाह गतिविधि है या जीवन निर्वाह कार्य है। दूसरा, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भोजन और पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। भोजन व पानी की तलाश में स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या स्थानांतरण होता है, जिस क्षेत्र में वो रह रहे थे वहां पे भोजन कम हो गया, पानी कम हो गया या उसकी गुणवत्ता कम हो गई तो उस क्षेत्र को छोड़ के वो दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। इनमें जो होते हैं वो चारागाह निश्चित होते हैं या निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं, निश्चित चारागाह क्षेत्र। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, तो प्रमुख पशुओं के बारे में बात करें, प्रमुख पशु, तो इसके अंतर्गत अफ्रीका के अंदर क्या पाला जाता है, गाय और बैल। एशिया के बारे में बात करें तो एशिया में क्या पाला जाएगा, एशिया के अंदर भेड़, बकरी और ऊंट हो जाएगा।
फिर हम बात करें कि तिब्बत और रॉकीज पर्वत क्षेत्र है। तिब्बत कहाँ पे हो जाएगा? जो भारत के हिमालय के उत्तर में है। और रॉकीज कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका का पर्वतीय क्षेत्र है। तिब्बत और रॉकीज में क्या पाला जाएगा? याक है, लामा है। लामा एक भेड़ जैसा ही पशु होता है। और ध्रुव प्रदेश है, ध्रुव में रैनडियर। आपने सेंटा क्लॉज को देखा होगा, जो सेंटा क्लॉज के आगे जो हिरन टाइप के लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? रैनडियर। तो ये प्रमुख जानवर है, इनके बारे में आपको लिखवा सकता है कि चलवासी पशु सारण में किन किन पशुओं का पालन किया जाता है। तो आपको क्षेत्रों को मेंशन करते हुए जानवरों के बारे में लिखना है। चलिए इसको लिखते हैं आगे, मिटा देता हूँ इनको मैं। अब दोस्तों इसके क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अगर मैप में हम देखते हैं पहले कि ये जैसे वर्ल्ड का मैप इधर बनाते हैं हम, ये जैसे कि अफ्रीका और एशिया हो गया, इधर हम बनाएंगे दक्षिणी अमेरिका, इधर हम बनाएंगे उत्तरी अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया है। अब दोस्तों इसके अंदर अफ्रीका के पास में छोटा सा प्रदेश और है मेडागास्कर। इस प्रकार से हमारे महाद्वीप है। अब इसके अंदर हमारे 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका के, या लिख देते हैं अफ्रीका के अटलांटिक तट से। अभी बात करते हैं अटलांटिक तट कौन सा है? अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप, अरब से मंगोलिया, और इस मंगोलिया से होता हुआ चीन तक। फिर हम दूसरी बात करें, दूसरा क्षेत्र हो जाएगा यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, या यूएसए का, यूरेशिया को यूएसए का टुंड्रा प्रदेश। तीसरा प्रदेश हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, सॉरी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर। अब दोस्तों ये 3 प्रमुख क्षेत्र हमारे पास। अगर इनको मैप में देखें तो मैप में देखिए पहला अफ्रीका का अटलांटिक तट, तो ये अफ्रीका का अटलांटिक तट हो गया, ये वाला, ये अटलांटिक महासागर है इधर, ये पूरा एस रूप में। तो ये अटलांटिक तट पे अफ्रीका से होता हुआ ये अरब प्रायद्वीप हो गया पूरा। यहाँ पे भारत का थर्मोस्थल हो गया, यहाँ पे मंगोलिया और चीन का मरुस्थल। तो ये पूरे इस बेल्ट में फैला हुआ इस प्रकार से। ओके दोस्तों, तो ये पहला बेल्ट हो गया। दूसरा यूएसए और यूएसए का टुंड्रा प्रदेश। तो यूएसए और यूएसए का टुंड्रा प्रदेश ये वाला हो गया, और यूएसए का टुंड्रा प्रदेश ये वाला सबसे उत्तरी का, जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये वाला क्षेत्र हो गया हमारा टुंड्रा प्रदेश। दूसरा इसने कहा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर। तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका ये वाला और मेडागास्कर। इस प्रकार से ये 3 हमारे प्रमुख क्षेत्र बन जाते हैं। किसके लिए? चलवासी पशुचारण के लिए। ध्यान रखिएगा, चलवासी पशुचारण में हमारे 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया से चीन तक। चीन का गोबी का मरुस्थल भी इसी के अंतर्गत आता है। ये पूरा लंबा बेल्ट है जहाँ पे सारे मरुस्थल स्थित है। सारा मरुस्थल, अरब के मरुस्थल, थार का मरुस्थल, फिर मंगोलिया का मरुस्थल, चीन का गोबी मरुस्थल। ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर, ये वाला, ये मेडागास्कर। इस प्रकार से हमारे ये प्रमुख क्षेत्र बन जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंतर्गत एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि इसके अंतर्गत पशुचारण ऋतु प्रवास करते हैं। और ऋतु प्रवास कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब है ऋतु के अनुसार प्रवास करना। अगर उनको क्लाइमेट एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो वो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे हैं तो किस क्षेत्र में चले जाएंगे? मैदानों में। कब जाएंगे वो बात करते हैं। अगर गर्मी का मौसम है, सॉरी सर्दी का मौसम है, तब तो वो पर्वतीय क्षेत्र से छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? मैदानों में। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है और रचना भी नहीं, ध्यान दीजिए। अगर सर्दी का मौसम है तो सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पड़ेगी? पर्वतों पर। और सबसे कम सर्दी कहाँ पड़ेगी? मैदानों में। तो वो पर्वतीय क्षेत्र छोड़ के कहाँ जाएंगे? मैदानों में। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में मैदान छोड़ के कहाँ जाएंगे? पर्वतों में। क्यों? अगर गर्मी का मौसम है तो मैदानों में गर्मी ज्यादा, पर्वतों में कम, तो इसलिए वो मैदान छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? पर्वतों में। ये तो बात हुई जनरल। अब स्पेशल टुंड्रा प्रदेशों की बात करते हैं। तो टुंड्रा प्रदेशों के अंदर इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि ध्यान रहेगा। देखिए दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है? वहाँ पे पर्वत मैदान तो है नहीं। अगर पर्वत मैदान है तो वो ऐसे होगा, नहीं तो कैसे होगा? देखिए इसके अंदर 2 दिशाओं में होगा, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण में कब जाएंगे? जब सर्दियाँ होगी। और दक्षिण से उत्तर में कब जाएंगे? जब क्या होगी? गर्मी। इस प्रकार से। कैसे? अभी मैंने यूरेशिया की बात की थी। तो यूरेशिया जैसे कि मान लीजिए यूरेशिया का क्षेत्र है, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है, दोनों। ये मतलब ऊपर वाला क्षेत्र और ये नीचे वाला क्षेत्र। अब जब ठंड बढ़ेगी तो ऊपर वाले अक्षांशों में ज्यादा होगी, नीचे वाले अक्षांशों में कम। तो ये ऊपर वाले अक्षांश छोड़ के किधर जाएंगे? नीचे, यानी कि दक्षिण में जाएंगे। फिर गर्मी होगी तो दक्षिण से कहाँ चले जाएंगे? उत्तर में। इस प्रकार से ये रोटेशन चलता रहता है और इसी को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। भारत में भी यही ऋतु प्रवास होता है, लेकिन भारत में ये कहाँ होता है? हिमालयी क्षेत्र में। भारत में कहाँ होता है? हिमालयी क्षेत्र में। और कौन सी जातियां करती हैं? बकरवाल, गुज्जर और भूटिया। ये प्रमुख जातियां तीनों की तीनों।
इस क्षेत्र की प्रमुख जातियां हैं तो हिमालय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करती है, पर्वतों से मैदानों से पर्वतों तीनों जातियां कौन सी? बकरवाल, गुजराल हो गया। एक नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ जाति लघु जातियों कि भारत में ऋतु प्रवास करने वाली प्रमुख जातियां कौन कौन सी? तो ये तीनों जातियों के नाम लिखने बकरवाल, गुजराल, भूटिया। आगे हम देखते हैं कि चलवासी पशु चालकों की संख्या में कमी आने लगी है। कमी क्यों आ रही है? उस कमी को अगर देखें, वर्तमान में पशु चालकों में कमी आ गई है। देखिए लिखते हैं हम, वर्तमान में पशु चालकों में कमी। क्यों? दो कारण है इसके। पहला कारण हो जाएगा राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, मतलब देशों ने अपनी वापस सीमा बना दी, अब लोग उस सीमा को क्रॉस करके दूसरे देश में नहीं जा सकते, तो इस प्रकार से भी पशु चालकों में कमी हो रही है। दूसरा कि जहां पे वो पहले पशु चराते थे उस क्षेत्र में मकान बना लिए, फैक्ट्रियां निर्मित हो गई, नगर बन गए, गांव बन गए, बस्तियां बना दी, तो उस कारण से भी उनका क्षेत्र कम होने लगा। तो जब क्षेत्र कम होने लगा तो पशु चालकों में भी क्या आने लगी? कमी। तब दोनों लिखते हैं, तो राजनीतिक सीमाओं में अधिरोपण, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। जब पहले देश नहीं थे, सीमा नहीं थी, तो पशु चालक बिना किसी बाध्यता के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जा रहे थे। सीमाओं का अधिरोपण। दूसरा हो जाएगा नई बस्तियों का बसाव। तो ये दोस्तों कारण है कि चरवासी पशुचारण वर्तमान में कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? तो राजनीतिक सीमा का अधिरोपण हो रहा है। कैसे इसके कारण कम हो रहा है वो मैंने बता दिया कि सीमा जैसे खींच गई, दूर क्षेत्र में जैसे मान लीजिए क्षेत्र में पशुचालक इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में लगे थे, लेकिन बीच में हमने बॉर्डर बना दी, तो उस क्षेत्र से उस क्षेत्र में नहीं जा पा रहे। जब नहीं जा पा रहे, ऐसी ऋतु आ गई कि उस ऋतु में यहाँ पर भोजन कम हो गया, लेकिन यहाँ पर है लेकिन जा नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में वो पशुचालक पशु पालना ही छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कम होता जा रहा है। नई बस्तियों का बसाव होने से भी क्षेत्र कम हो रहा है। जब क्षेत्र कम होगा तो पशुचालक में भी क्या जाएगी? कमी। आगे देखते हैं हम, अगला हमारा टॉपिक होगा, चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए रुकिए एक मिनट। अगला हमारा टॉपिक है वाणिज्य पशुचारण। वाणिज्य पशुचारण से क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, जिस तरह चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह पशुचारण था या जीवन निर्वाह गतिविधि था, लेकिन उसी के उलट वाणिज्य पशुचारण किसके लिए किया जाता है? धन कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पूंजीवाद का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी यह है कि ये पूंजी प्रधान वाणिज्य है, पूंजी प्रधान, इसके अंदर धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा ये व्यवस्थित होता है, चलवासी पशुचारण अव्यवस्थित था, उसके अंदर कोई नियम नहीं था कि कैसे पशुओं को पालना है, उनकी नस्ल कैसे सुधारनी है, कोई, तो इसके अंदर व्यवस्थित पशुपालन होता है, व्यवस्थित कार्य होता है। दूसरी तीसरी विशेषता इसकी है कि इसके अंतर्गत स्थायी फार्म होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी फार्म। और स्थायी फार्म के अंतर्गत अलग अलग इकाई बनी होती है, अलग अलग इकाई में बटे होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा फार्म है हमारे पास में, अब इस फार्म के चार या 6 प्रकार के अलग अलग टुकड़े कर देंगे। अब पशुओं को पहले इस क्षेत्र में चराएंगे, जैसे यहाँ पर घास कम होगी फिर दूसरे क्षेत्र में ले जाएंगे, फिर यहाँ पर वापस घास उगाएंगे, फिर तीसरे क्षेत्र में, फिर चौथे क्षेत्र में, फिर 5वां, फिर छठा, और फिर वापस से वही क्रम चलता रहेगा। तो एक ही फार्म के अंदर हमें अलग अलग स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, एक बड़ा सा फार्म बना दिया, उसी के अंदर पशुओं को चरा लिया। और फिर इसकी अगली विशेषता है, इसके अंतर्गत पशुओं की संख्या अधिक होती है, पशुओं की संख्या अधिक। बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं दोस्तों, ये सभी विकसित राष्ट्रों की देन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, यूरोप से, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है कि इन पूरे फार्म में चाहे कितना ही बड़ा फार्म हो, सिर्फ एक ही प्रकार के पशु पाले जाएंगे। तो लिख देते हैं कि एक ही प्रकार के पशु का पालन। कैसे? एक ही प्रकार के पशु का पालन कैसे? ये बड़ा फार्म है, अगर इसके अंदर गाय पाल रहे हैं तो चाहे 500 पशु हो चाहे 1000 पशु हो, वो सभी क्या होंगी? गाय। बकरी पाल रहे हैं तो चाहे 500 1000 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सभी क्या होंगी? बकरियां। ऐसा नहीं कि चलवासी पशुचारण में जो था ना, गाय भैंस बकरी ऊंट सब मिक्स था, यहाँ पे सब मिक्स नहीं होगा, सब अलग अलग। और क्वालिटी से पालन होगा, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, किस पे ध्यान दिया जाएगा? क्वालिटी पे। और क्वालिटी सुधारने के लिए किस पे ध्यान दिया जाएगा? उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, गुणवत्ता में सुधार, प्रजनन में सुधार, नस्ल में सुधार किया जाएगा, उनके बहुत सारे इनोवेशन किए जाएंगे, मिक्स ब्रीड बनी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिस हेतु के लिए पाला जाता है, जिस हेतु के लिए पाला जाता है, उस हेतु की प्राप्ति के लिए नस्ल में सुधार किया जाएगा। अगर गाय पाल रहे दूध के लिए तो ऐसी ब्रीड का आविष्कार करेंगे जो ज्यादा दूध दे। अगर मांस के लिए पाला जा रहा है तो ऐसी ब्रीड का आविष्कार करेंगे जिसमें ज्यादा फैट का जमा हो। इस प्रकार से हम पालन करेंगे। और इसके अंतर्गत क्या होगा? बीमारी का सुधार किया जाएगा, बीमारी पे रोकथाम। ठीक है दोस्तों, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे इसके? विकसित राष्ट्र दोस्तों, कौन से? विकसित, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूरोप के देश। तो देखते हैं इधर, यूएसए के देश, यूरोप के देश और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सभी दोस्तों विकसित राष्ट्र तो है, लेकिन इनकी प्रमुख विशेषता और भी है। क्या? यहाँ पे जनसंख्या की कमी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। जब जनसंख्या कम है तो इनके पास में बहुत सारी जमीन खुली पड़ी है, खाली पड़ी है, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। और जब रिक्त स्थान ज्यादा है तो बड़े बड़े फार्म बना दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। और उन सभी बड़े फार्म के अंदर क्या पाला जाता है? पशुचारण। किस लिए पाले जाते हैं? तो पशुओं के पालने का कारण क्या है? कारण मांस की प्राप्ति के लिए, चमड़ा प्राप्ति के लिए, दूध प्राप्ति के लिए, या दूध से बनी वस्तुओं के लिए, दूध से बनी वस्तुओं के लिए, या ऊन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये इन हेतु के लिए इन पशुओं को पाला जाएगा। और हर फार्म की अलग विशेषता होगी। अगर दूध के लिए पाल रहे हैं तो उस फार्म की विशेषता होगी कि वो सिर्फ कौन से पशु पालेगा? जो दूध देते हैं। फिर वो मांस की ओर नहीं जाएगा, सिर्फ किसकी ओर जाएगा? दूध की ओर। तो ये कुछ हमारे पशुचारण थे, दो
दो प्रमुख पशुचारण पढ़े हमने, वाणिज्य पशुचारण और चलवासी पशुचारण। इन दोनों के बारे में लिखवाएगा, अलग अलग भी लिखवा सकता है और साथ में भी लिखवा सकता है। दोनों ही बहुत ईजी है, रटना नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है, बहुत आसान है। अब दोस्तों अगली गतिविधि के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अगली गतिविधि हमारी कृषि है। अगर कृषि के बारे में देखें, राइट से लिख देते हैं कृषि। मानव ने धरती पर जन्म लेने के बहुत समय के बाद कृषि करना सीखा। तब तक वो सिर्फ किस पे था, आखेट पे था, या खाद्य संग्रहण की ओर ध्यान दे रहा था, या पशुचारण की ओर। लेकिन अब वो किसकी ओर ध्यान देने लगा, कृषि पर। कृषि के बारे में बात करें तो कृषि किससे प्रभावित होती है, सांस्कृतिक कारणों से, भौतिक कारणों से, भौतिक और आर्थिक दशाओं से प्रभावित होती है। कैसे वो समझते हैं, जैसा समाज होगा कृषि की गतिविधियां भी उसी की बातें होंगी, जैसी भौतिक पर्यावरण होगा कृषि की क्रिया भी उसी भौतिक पर्यावरण के अनुकूल होगी। आर्थिक दशा के अनुरूप, जैसे मन तो है मशीनें खरीदने का, लेकिन बहुत हमारी आर्थिक दशा इतनी नहीं है कि मशीनों से खेती करें, तो हम किससे करेंगे, मानव श्रम से। तो इस प्रकार से यह दशा प्रमुख जो है कृषि को प्रभावित करती है। किसको कहते हैं कृषि, या कृषि के अंतर्गत क्या होता है, विविध प्रकार की फसलें बोना, विविध फसलें बोना, या फिर पशुपालन करना। ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, कृषि के अंतर्गत। और कभी कभार दोनों ही क्रियाएं एक साथ होती है, ध्यान रखिएगा। विविध फसलें बोना, फसलें किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के पौधे जब बोए जाते हैं, एक ही प्रकार के पौधे जब बोए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल। बाजरा है तो पूरे खेत में सिर्फ क्या मिलेगा, बाजरा। ऐसा नहीं कि 10 पौधे बाजरे के, 10 गेहूं के, 10 मक्के, जैसा नहीं, एक ही प्रकार के पौधे होंगे तो उसको क्या देंगे, फसल। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि चलिए दोस्तों अब कृषि के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कृषि के दो प्रकार है हमारे पास में, निर्वाह कृषि। पहले निर्वाह कृषि के बारे में बात करते हैं। तो निर्वाह कृषि दो प्रकार की, तो जीवन निर्वाह और एक गहन निर्वहन कृषि। कौन सी कृषि, गहन निर्वाह कृषि। इस गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत दो है, चावल वाली कृषि और चावल रहित कृषि। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों ये कौन कौन सी कृषि है हमारे पास में। अगर हम निर्वाह कृषि की बात करें तो निर्वाह कृषि किसको कहते हैं, इसके अंतर्गत स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है भरपूर रूप से। स्थानीय संसाधनों का संपूर्ण उपयोग। संपूर्ण उपयोग किस प्रकार से, भूमि को ऊपर ज्यादा दबाव डाला जाएगा, सिंचाई की जाएगी, जितने भी मानव श्रम है वो सभी इसमें लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी स्थानीय संसाधन हैं इनका संपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाएगा। अब पहली कृषि हमारी आदिम कालीन निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि, एक ही है। तो आदिम निर्वाह कृषि की बात की जाए, आदिम जीवन निर्वाह कृषि क्या है दोस्तों, ये कहां पर की जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहां पर की जाएगी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। फिर हम बात करें यहाँ पर कौन से लोग होंगे, आदिम लोग। कौन से प्रकार के, आदिमवासी या आदिवासी। आदिम लोग खेती करेंगे। इसकी और विशेषता क्या है, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, अफ्रीका, अफ्रीका के अलावा बात करें दक्षिण मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका मतलब जो मैक्सिको वाला पार्ट है। आप जब वर्ल्ड मैप देखोगे आपको वर्ल्ड मैप साथ साथ देखते रहना है। आपके भूगोल के अंतर्गत मैप जब आप सही से समझ लोगे तो भूगोल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अमेरिका वाला पार्ट दोनों साथ में है और दूसरा पार्ट हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। तो ये कुछ इसके क्षेत्र हो गए। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी विधि कौन सी है, मतलब किस प्रकार से ये कृषि की जाती है। तो कृषि करने की विधि है, एक नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जूमिंग कृषि, या नहीं भी सुना होगा तो अभी पढ़ेंगे, जूमिंग कृषि। इसके अंतर्गत ये एक ही प्रकार की कृषि होती जाती है। क्या करते हैं, सबसे पहले वनस्पति को जलाते हैं, पहला स्टेप वनस्पति को जलाते हैं। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, राख को उर्वरक के रूप में उपयोग में लेंगे, यानी कि राख को वहां से हटाएंगे नहीं, वहीं पे छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, 3-4 साल खेती करेंगे, जैसे उसकी उर्वरता कम हो जाएगी उस क्षेत्र को छोड़ देंगे, किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वापस से वनस्पति को जलाएंगे, वापस खेती करेंगे और ये क्रम चलता रहेगा। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से 4 साल कृषि करेंगे। उर्वरता कम होगी, उर्वरता कम होने पर स्थानांतरित हो जाएंगे, मतलब दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। समझिए बात को ध्यान से दोस्तों। सबसे पहले किसी क्षेत्र में गए, मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधे थे, उनको जला दिया, काट दिया। जलाने के बाद जो राख थी उसी राख को किसके रूप में उपयोग में लिया, उर्वरक के रूप में। फिर वहाँ पे कृषि की 3-4 साल 5 साल खेती की, जब तक अच्छे से हुई, जैसे उसकी उर्वरता कम हुई उस क्षेत्र को त्याग दिया, फिर दूसरे क्षेत्र में चले गए, वापस उसी क्षेत्र में वही काम होगा, जलाएंगे, काटेंगे, वापस खेती करेंगे, 3-4, वापस दूसरे क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में, फिर यहाँ पर वापस पेड़ उगाएंगे, वापस इस क्षेत्र में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये काम चलता रहेगा। इसलिए कृषि को क्या कहते हैं, कर्तन व दहन खेती, कर्तन व दहन कृषि, मतलब काटना जलाना कृषि क्या कहलाएगा, कर्तन और दहन कृषि। इसके अंतर्गत छोटे छोटे औजारों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से औजार कौन कौन से होंगे, छोटे छोटे औजार। कैसे, क्योंकि आदिवासी है, ज्यादा आधुनिकता की ओर गए नहीं है, इसलिए लकड़ी व खुरपी का उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी कुछ विशेषता आदिम निर्वाह कृषि की, जिसको जूमिंग कृषि भी कहते हैं। अब अलग अलग देशों के अंदर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए इसके अन्य नामों की बात की जाए तो अन्य नाम कौन से हो जाएंगे, अन्य नाम है, अगर अन्य नामों में बात की जाए तो भारत के अंदर क्या कहते हैं इसको, जूमिंग कृषि। फिर मलेशिया के अंदर इसको क्या कहते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों में क्या कहेंगे, लादांग।
आपको ये छोटे से प्रश्न में पूछ सकता है कि बताइए मलेशिया में जमीन कृषि को क्या कहा जाता है, या आदिम निर्वाह कृषि को क्या कहा जाता है, या मिलान में आपको दे सकता है। तो मलेशिया के अंदर इसको क्या कहेंगे, लदान। फिर दोस्तों मैक्सिको के अंदर इसको क्या कहेंगे, जो मध्य अमेरिका वाला पार्ट है, मैक्सिको में इसको कहेंगे मिल्पा। तो इस प्रकार से इसके अंदर अब इसकी कुछ समस्या यह है कि एक तो इसके अंदर उर्वरता कम होती है। जैसे उर्वरता कम होगी तो जमीन का जो चक्र था, जमीन का चक्र मतलब पहले इस क्षेत्र में गए, फिर इस क्षेत्र को त्याग के इस क्षेत्र में, फिर इस क्षेत्र में, अगर जंगल बहुत बड़ा है तब तो ये चक्कर चलता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी उर्वरता भी कम होती है। जब उर्वरता कम होगी तो जमीन का चक्र भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये इसकी प्रमुख समस्या है। इस प्रकार से हमने आदिम निर्वाह कृषि को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं गहन निर्वाह कृषि को। देखिए गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत सबसे पहली कृषि हमारी चावल प्रधान, दो बताइए नाम, चावल प्रधान और चावल रहित, चावल प्रधान कृषि। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि इस कृषि के अंदर सिर्फ क्या बोया जाएगा, चावल। तो लिख देते हैं हम इसके अंदर चावल प्रमुख फसल, चावल प्रमुख रूप से बोया जाता है। और इन क्षेत्रों की जनसंख्या क्या होगी, अधिक। जनसंख्या अधिक होगी तो खेत कैसे होंगे, छोटे छोटे। खेत छोटे होंगे तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कम और प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा। बात करेंगे उसके बारे में। पूरा परिवार खेती करता है, क्योंकि आधुनिकता की ओर गए नहीं है, सभी किसी और से होता है, मानव श्रम से, तो पूरा परिवार कृषि में लगा होता है। और इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो भूमि का गहन उपयोग होता है, कभी भी जमीन को खाली नहीं छोड़ते, बस पीछे के पीछे खेती करते रहते हैं। तो भूमि का गहन उपयोग। और इसकी विशेषता क्या रहेगी अगली, मशीनों की अपेक्षा किसका उपयोग किया जाएगा, मानव श्रम। मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक होगा। कैसे, इस क्षेत्रों में ये क्षेत्र ज्यादातर होंगे विकासशील राष्ट्र, तो यहाँ पे मशीनों की संख्या तो हमें मिलेगी कम, या मशीनों का उपयोग तो मिलेगा कम, लेकिन मानव श्रम का अधिक ज्यादा उपयोग मिलेगा। क्यों, परिवार पूरा का पूरा लगा हुआ है, जनसंख्या अधिक है, खेत छोटे छोटे, मशीन चला भी लेंगे तो वो ज्यादा लाभदायक नहीं होगी। और यहाँ पे क्या किया जाता है, गोबर खाद का उपयोग किया जाता है, गोबर व जैविक खाद का उपयोग। ठीक है, हम ज्यादा केमिकल वाली खेती नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ किस लिए होती है, जनसंख्या के लिए। ठीक है, निर्वाह कृषि लिखा है नाम, इसका वाणिज्यकरण नहीं हो रहा है, ये सिर्फ किस लिए हो रहा है, जीवन निर्वाह के लिए। और इसकी क्या विशेषता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम। यहाँ पे लिख देता हूं अलग से कि इस प्रकार की कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा। कैसे, खेत छोटे छोटे हैं, जितनी ज्यादा कृषि होगी वो इकाई के ऊपर गिनी जाएगी, लेकिन उसी छोटे से खेत के अंदर पूरे परिवार के लोग लगे हुए हैं, जनसंख्या ज्यादा, तो परिवार के अंदर लोगों की संख्या भी 10-12 होगी। तो जब 10-12 लोग हैं तो एवरेज निकल के कम आएगा प्रति व्यक्ति का, और एवरेज निकल के ज्यादा आएगा प्रति इकाई का। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा, प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होगा। तो इसमें ज्यादा आपको जरूरत रखने की नहीं पड़ेगी। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम क्यों है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, पूरा परिवार उसी खेती में लगा हुआ है, प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा मिल रहा है। ये चावल प्रधान की भी विशेषता है और चावल रहित की भी। तो अब हम पढ़ते हैं चावल रहित की। तो अगर हम चावल रहित कृषि की बात करें तो इसके अंतर्गत दूसरा अनाज बोया जाता है, जैसे गेहूं और ज्वार, बाजरा, ऐसी फसलें बोई जाती है। चावल किसमें बोया जाता है, चावल प्रधान कृषि में। इसके अंदर क्या बोया जाएगा, गेहूं, ज्वार, बाजरा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, जरा सोचिए अपनी ओर से कि जब चावल प्रधान कृषि थी तो क्या वहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, वास्तविक रूप में तो पानी की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए वहाँ पर क्या बोया जा रहा था, चावल। अब चावल रहित कृषि, इसका मतलब वहाँ पर पानी की मात्रा क्या है, कम, मानसून स्थायी रूप से नहीं है, या सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या है, गेहूं, ज्वार, बाजरा बोया जा रहा है। इसमें हम लिख देते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या बोया जा रहा है, गेहूं, ज्वार, बाजरा। अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तरी चीन, कोरिया, जापान और भारत के अंदर बात की जाए तो मैदानी भाग, कौन से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना के मैदान में, मैदानी भागों में और दक्षिणी पश्चिमी भागों में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये प्रमुख कृषि थी। कृषि के और भी बहुत सारे प्रकार हमारे बचे हैं, लेकिन आज हमने बात की निर्वाह कृषि के बारे में, जिसके अंदर हमने आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि को पढ़ा। गहन निर्वाह कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है और प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा।